अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ है खालिद राठौर साहब, जो कि अपनी पार्टी में इन्हें रिसेंटली ज्वाइन किया अपनी पार्टी को। इससे पहले ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट थे श्रीनगर के लिए। अचानक इन्हें रिज़ाइन किया पार्टी से, क्या वजूहात बनी, क्या बैकग्राउंड है इसके पीछे, और खालिद राठौर साहब ने आखिर क्या देखा अपनी पार्टी में कि ये अपनी पार्टी को ही इन्होंने ज्वाइन किया। हालांकि यहाँ पर और कई सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। हम जानते हैं खालिद साहब से। खालिद साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, खुश आमदीद आपका प्रोग्राम में। अचानक ये नेशनल से अपनी पार्टी में खालिद साहब का जाना, ये क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, मैंने रिसेंटली नेशनल कॉन्फ्रेंस में 14 साल के बाद रिजिग्नेशन अपना सबमिट किया हुआ है। इसके पीछे वजूहात कुछ ऐसे बने कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड रहा, उस चीज़ को कहीं ना कहीं पे पार्टी में मेरा मतलब, मैं अपनी ज़ात की बात करूं, मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं रहा। जहाँ तक 370 की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लास्ट ईयर एक स्टैंड ले लिया कि हम, आपने कहा सेटिस्फाई नहीं रहा। ये सेटिस्फाई इसी से नहीं रहा कि लास्ट टाइम पे आप मेरे से अच्छे से जानते हैं कि लास्ट टाइम पे 370 को सेफगार्ड करने के लिए इन्हीं रीजनल पार्टीज़ ने यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस का बाइकआउट करते हैं। और उसके बाद ना हमारे पास आर्टिकल 370 रहता है, ना 35A रहता है, और ना हमारे पास स्टेट रहती है। और उसके बाद ये लीडर हज़रात आधे जेलों में बंद थे, आधों के पास PSA लगा। तो उसके बाद जो ही ये बाहर आ गए, तो इनका एक स्टैंड जो इन्होंने गुपकार अलायंस बना दी, गुपकार डिक्लेरेशन इन्होंने लोगों के सामने लाया, तो कहीं ना कहीं पे लोगों को लगता था कि नहीं, आज तक गलतियाँ हो गई है पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस से या PDP से या बाकी जितने भी तंजीमें हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमें कि अब ये लोग, अगर इंसान ठोकर खाता है तो 10 कदम आगे आ जाता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमें पता थी कि इनका क्लियर स्टैंड होगा कि नहीं जी, हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए और यहाँ की स्टेटहुड को रिस्टोर करने के लिए हम अपनी कोशिशें जद्दोजहद जारी रखेंगे। जो ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अनाउंस होता है कि हम ULB इलेक्शंस और DDC इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन पार्टियों का आगे आना और इन पार्टियों का इस इलेक्शन में हिस्सा लेना, जो इलेक्शन उन्होंने पिछली बार आर्टिकल 370 को सेफ गार्ड करने के लिए बाइकआउट किया था। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे ये इलेक्शन लड़ने के बाद क्या मैसेज दे रही है। एक साइड से ये कह रहे हैं कि खालिद साहब, ये जो इन्होंने गुफ्कार अलायंस की आपने बात की, पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन, वो इस पर सिर्फ इलेक्शन की बात तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसका एजेंडा देखें, पहली बार यहाँ की पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक प्लेटफॉर्म पर आ रही है, यूनाइट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से तो एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा था। देखिए, पॉजिटिव मैसेज की जहाँ तक बात करें, हम आम इंसान की अगर हम कश्मीर में बात करें, उनको गुपकार अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है कि फेस कौन है वहाँ पे। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्टैंड कैसे क्या रहा है। अगर हम PDP की, पीपल्स डेमोक्रेटिक की बात करें, हम उनको ये पता है कि वो कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले कोलिशन में थे BJP के साथ। तो यही चीज़ें हैं कि ये तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से गुपकार डिक्लेरेशन की एक मैसेज है, लेकिन आम युवा जो है यहाँ पे, आम लोग जो है यहाँ पे, उनको पता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे आर्टिकल 370 को दिन ब दिन कमज़ोर कर दिया और जिन्होंने यहाँ पे BJP के साथ हाथ मिलाए। और वही लोग आज ये दावा करते हैं कि हम आर्टिकल 370 को रिस्टोर करेंगे। एक दिन पहले एक साहब कहता है कि हम पावर के पीछे नहीं भागेंगे, अगर पावर के पीछे जो इस टाइम पे भागेगा उस पर लानत है। यहाँ से दूसरी साहिबा हमें कहती है कि मैं तब तक कोई और तिरंगा नहीं उठाऊंगी जब तक ना हमें अपना कश्मीर का फ्लैग मिलता है। और वही 5 दिन के बाद ही यहाँ पे इलेक्शन डिक्लेयर होता है, तो उन कैंडिडेट्स को, अगर वो जीत के आते हैं या फॉर्म सबमिट करते हैं, उनको तो हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में ही लड़ना है ना, उनको कहीं और से नहीं लड़ना है ना। उनको रिप्रेजेंटेशन, जो अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूंस के रिप्रेजेंटेटिव्स बन रहे हैं, फंड वहीं से आना है उनको, जो उनकी मतलब उनका काम उसी कॉन्स्टिट्यूशन में करना है जो हिंदुस्तान का है। अच्छा, आपने NC से डायरेक्टली छलांग अपनी पार्टी में लगा दी। देखिए, यहाँ पे छलांग की बात मैं ये नहीं कहूँगा, छलांग की बात कहूँगा मैं, मेरे कहीं पे मैं बता दूँगा आपको कि अल्ताफ़ बुखारी साहब की जो क़यादत में जो अपनी पार्टी है, मैं जहाँ तक उसकी बात करूँ, कहीं ना कहीं पे मुझे एक चीज़ ऐसा लगा कि अल्ताफ़ साहब का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें क्लियर वो कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल 370 जो है, इसको रिस्टोर करने के लिए हमें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए। इंटरव्यू पे बिलीव करें कि उस चीज़ पे बिलीव करें जो ग्राउंड जीरो पे इम्प्लीमेंट होता है। मैं इंटरव्यू की बात नहीं करता हूँ, इंटरव्यू पे जो बंदा कहता है वो ग्राउंड जीरो पे जो इम्प्लीमेंट होता है उसी पे तो बिलीव करना है ना हमें।
एट द एंड ऑफ डे हमें तो देखना है ना कि व्हाट वी आर गेटिंग। खालिद साहब को क्या लगता है अल्ताफ बुखारी ने अभी तक कौन सी अचीवमेंट की जिससे लोग, देखिए अल्ताफ साहब की बात अगर मैं करूँगा, उन्होंने वो एक सियासत में 2014 में आ गए और सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं वो भी जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। उन्होंने 2-3 साल पॉलिटिक्स में रह के उसमें भी बहुत मुफ्ती साहब का वफ़ात पाना, उसके बाद मतलब ऐसी चीज़ें रही कि उन्होंने पूरा टाइम 3 साल भी नहीं दिए होंगे उसमें। उसके बाद आज जो बातें करते हैं कि अल्ताफ़ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, पार्टी बनाते हैं, वो करते ही करते, मैं एक ही चीज़ का जवाब दे दीजिए मुझे। मैं इन लोगों से ये जवाब मांगना चाहता हूँ कि अल्ताफ़ साहब आप ही का सीएम कैंडिडेट था जब पीडीपी को सपोर्ट लिया गया वापस बीजेपी से। उसी टाइम पे कांग्रेस, पीडीपी और एनसी गवर्नमेंट बनाती है और सीएम कैंडिडेट कौन होता है उस टाइम पे? अल्ताफ़ साहब होते हैं। तो क्या इन्होंने, अगर ये उस टाइम पे अल्ताफ़ साहब पे एलिगेशन लगाते हैं, क्या ये इनको अपने लोगों को जवाब देना चाहिए ना? तो फिर उस टाइम पे अल्ताफ़ साहब कैसे थे? तो ये कहीं ना कहीं पे ये पॉलिटिक्स जो है ये अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने घरों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। यहाँ के युवा जिसको एक जज्बा है कि मैं अपने जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करूँ, उनको आगे आने नहीं देते हैं, उनको आवाज़ बनने नहीं देते हैं। बस यही है कि एक साहब बैठा है, अब दूसरे साहब उनका बेटा पीछे है, उसको आगे कैसे लाना है, ये वही सियासत चल रही है। बहरकैफ आपने अब बाज़ाबिता तौर पर अब आप हिस्सा है अपनी पार्टी का। खालिद राठौर साहब का आगे का क्या लाही अमल है और क्या फ्यूचर में क्या इरादा है, कैसे आप अपनी पार्टी को में देखते हैं अपने आप को? देखिए आगे का लाहे अमल यही है कि हम लोगों के पास सच लेके जाएंगे। हम लोगों को ये बता देंगे कि आर्टिकल 370 को रेस्टोर करने के लिए हमें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जो बाकी तंजीमें हैं गुपकार अलायंस में, इनकी बस की बात नहीं है। जहाँ पे पेटिशन की बात करूँगा मैं पहले आपको ये बात बता दूँगा कि जो पेटिशन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होगी, वो फर्स्ट पेटिशन अपनी पार्टी के थ्रू, अपनी पार्टी उस टाइम पे वजूद में नहीं आई थी, लेकिन जगमोहन साहब जो हमारे हैं उन्होंने एक पहली पेटिशन, जो जगमोहन साहब इज़ द पार्ट ऑफ अपनी पार्टी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर की है। जब वहाँ से कोई फ़ैसला आता है हम उसका वेलकम करते हैं। इंशाअल्लाह रहमान हमें उम्मीद है कि वहाँ से एक अच्छा ही फ़ैसला आएगा। जहाँ तक आगे की फ्यूचर की बात करें, हम लोगों की भलाई के लिए निकले हैं, हम लोगों के काम करने के लिए निकले हैं। यहाँ पे 2014 में सैलाब, 2016 में आपको पता ही है, 18 में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, 19 में अब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, 20 में कोविड। यहाँ का आम इंसान जो है वो फाइनेंशियली ख़त्म हो गया है। यहाँ का ऑटो वाला, यहाँ का शिकारा वाला, यहाँ का बिजनेसमैन, सारे लोग इस टाइम पे परेशानी में है। अब इस टाइम पे लोगों के साथ सियासत करने का कोई वक्त नहीं रहा। इस टाइम पे लोगों को सच बताना चाहिए और उन गरीबों की आवाज़ बन के हम अपनी पार्टी के थ्रू निकले हैं। अल्ताफ़ साहब की क़यादत में हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम उनकी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे लेके जाए जहाँ पे एक आदमी नहीं जा पाता है, और हम उनकी आवाज़ आला हुकाम तक, जो भी यहाँ पे है, उन तक पहुँचाए और उनको इंशाल्लाह अल्ताफ़ साहब की क़यादत में मैं उनको अपनी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि हम निकले हैं यहाँ के गरीब लोगों के लिए, हम अपने घर बनाने के लिए नहीं निकले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।